हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी टेट 2016 के पेपर 1 के मनोविज्ञान के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम यूपी टेट 2011, 13 और 14 के जो बाल विकास का सेक्शन है उनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो इसका सही आंसर है अनुपात मापनी। अनुपात मापनी इसका सही आंसर है। दोस्तों, मापन के कई प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्य 4 प्रकार हैं मापन के। 4 प्रकार में पहला है आपका नामित मापन, या इसको बोला जाता है शाब्दिक मापन। दूसरा होता है आपका क्रमिक मापन या क्रम सूचक मापन। तीसरा होता है अंतराल और चौथा होता है अनुपात मापनी। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मापन के जो स्तर हैं, मापन के जो प्रकार हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अच्छा मापन कौन सा माना जाता है? तो अनुपात मापन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण खाली स्थान में होता है। मूल्यों का आंतरिकीकरण मतलब जब व्यक्ति मूल्यों या आदर्शों पर चलने लगता है या वो उसके हिसाब से सोचने लगता है, तो यह अवस्था कौन सी होती है? यह अवस्था होती है पराहम। दोस्तों, फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत में व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: इदम, अहम और पराहम। इदम, अहम और पराहम। इदम में जो व्यक्ति होता है वो सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, सुखवादी सिद्धांत के हिसाब से सोचता है। अहम में व्यक्ति वास्तविकता से संबंध स्थापित करता है, वास्तविकता से। और पराहम में व्यक्ति आदर्शवादी विचारधारा का होता है। मतलब अगर उदाहरण के तौर पे आप सोचना चाहें तो पराहम जो व्यक्तित्व है, ये आप व्यक्तित्व समझ सकते हैं जैसे भगवान राम का व्यक्तित्व था कि सारे के सारे कार्य उनके आदर्श के रूप में होते थे। इदम का जो व्यक्तित्व है वो रावण का व्यक्तित्व आप समझ सकते हैं कि जो अपने सुख के लिए या अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। और अहम को आप एक सामान्य मनुष्य मान सकते हैं कि जो वास्तविकता के हिसाब से कार्य करता है, कि अगर कोई गलत कार्य करेगा तो उसे पकड़े जाने का डर होगा या उसे दंड का डर होगा। लेकिन जो इदम व्यक्तित्व है ये बिना परिणाम की चिंता किए कोई भी कार्य अपने आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है। और पराहम में सारे कार्य अपने आदर्शों के हिसाब से, मूल्यों के हिसाब से होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी खालिस्तान ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु या जन्मजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। इसको बताया है व्यवहारवादी वॉटसन ने। वॉटसन जो है व्यवहारवाद के जनक हैं, व्यवहारवाद के जनक हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया गया था और ये वॉटसन ने ही बताया था 20वीं सदी में। तो ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में माना जाता है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाता है और ये बताने वाले कौन है? वॉटसन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर है उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन जितना तीव्र होगा तो ध्यान आकर्षण उतना अधिक होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बालक जो है, बालक के सामने 2 खिलौने रखे हैं। एक खिलौना है जो रुका हुआ है, स्टेबल है, और दूसरा खिलौना चलायमान है। तो बालक का ध्यान जो चलायमान खिलौना है उसकी तरफ अधिक जाता है। या कोई व्यक्ति भी हो, जैसे मान लो कि बिजली कड़के, तो आप कहीं भी कोई भी कार्य कर रहे हों और बिजली अगर तेज से चमकती है तो आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? उद्दीपन के तीव्रता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खाली स्थान बालक में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वैसे एक परिभाषा है प्रेरणा की। अभिप्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करने की कला है और ये परिभाषा दी थी किसने? थॉमसन ने। ये ध्यान रखना है। अभिप्रेरणा की 2 या 3 परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं जो बार बार आती हैं। एक तो यही है कि अभिप्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये थॉमसन ने दिया था। स्किनर के अनुसार जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग। इसके अलावा एक और परिभाषा है जो कि वुडवर्थ ने दी है। वुडवर्थ ने बताया है कि
यदि योग्यता में अभिप्रेरणा मिक्स हो जाए, यानी कि योग्य व्यक्ति को यदि अभिप्रेरित कर दिया जाए तो फिर उसकी निष्पत्ति निश्चित है। निष्पत्ति का अर्थ है अचीवमेंट, निष्पत्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार, ये विस्मरण की परिभाषाएं दी हुई हैं। इसमें फ्राइड के अनुसार जो परिभाषा है वो है ऑप्शन नंबर सी कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण का मतलब भूलना। तो अपने यूपी टेट के सिलेबस में एक चैप्टर है स्मृति और विस्मरण, तो उसी से संबंधित परिभाषाएं कई बार पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो है विस्मरण की परिभाषा पूछी गई है फ्राइड के अनुसार। ये जो पहली परिभाषा दी गई है ये मन के अनुसार है, मनोवैज्ञानिक है मन, उनके अनुसार है कि ग्रहण किए हुए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। और जो दूसरी परिभाषा है कि विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। तो ये जो परिभाषा है ये परिभाषा है ड्रेवर की। तो ये आप याद रखना, ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। 3 या 4 ही परिभाषाएं, उसमें से 3 यहाँ पर दी हुई हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो SOR का मतलब है स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये जो SOR प्रस्तावित किया गया है वो है वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ ने ये SOR को प्रस्तावित किया था कि स्टिमुलस मतलब उद्दीपन जो ऑर्गेनिज्म है मतलब कोई प्राणी है उसके द्वारा अनुक्रिया करने के लिए आवश्यक है। पहले उद्दीपक होगा तो प्राणी क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। तो SOR किसके द्वारा प्रस्तावित है, वुडवर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा, इसका सही आंसर है रुचि। मतलब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है या रुचि होती है तो आपका ध्यान उसकी तरफ उसमें केंद्रित हो जाता है। एक्चुअली जैसे आप मान लो पढ़ाई करते हैं तो आपका ध्यान भटकता है इधर उधर, क्योंकि उसमें अधिक रुचि आपकी नहीं होती है। और उसी के स्थान पर आपसे खेलने को कह दिया जाए या टीवी देखने को, मूवी देखने के लिए कह दिया जाए तो आप उसमें अधिक एकाग्रता के साथ उस काम को करेंगे क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो रुचि का सीधा सीधा संबंध किससे है, ध्यान केंद्रण से। अगला क्वेश्चन है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। एक परिस्थिति में अर्जित किया हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है सीखने का स्थानांतरण। और सीखने का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। जब आपका सीखा हुआ ज्ञान जो है दूसरी परिस्थिति में ज्ञान सीखने में सहायता करता है तो वो सकारात्मक। यदि पहला ज्ञान आपको दूसरा ज्ञान सीखने में कठिनाई महसूस कराता है तो वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। और यदि पहला या पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में कोई न सहायता करता है और न कठिनाई उत्पन्न करता है तो उसको बोला जाता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। सिंपल है, सीखना या अधिगम। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये मुख्यतः स्थायी परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। एक तो अनुभव है, एक अभ्यास है और एक प्रशिक्षण है। 3 प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। और जब व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसको सीखना कहते हैं। यदि किसी कारण से अस्थायी परिवर्तन होता है, मान लो थकान की वजह से या किसी मादक पदार्थ के सेवन से, तो इस तरह से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको अधिगम नहीं कहते हैं। ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहा जाता है। तो सांख्यिकी का एक प्रश्न जरूर आता है पेपर में। तो सांख्यिकी में रेखा चित्र जिसमें स्तंभों द्वारा प्रश्न प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मैथ्स के पेपर में या सांख्यिकी में कि इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कई सारे कॉलम बने होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो प्रदर्शन होता है उसको बोला जाता है स्तंभ आकृति। ठीक, अगला देखते हैं कि विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ये प्रश्न सरल है। किशोरावस्था में बुद्धि का सर्वोत्तम विकास, सबसे अधिक विकास हो जाता है। और ये लगभग 14 वर्ष की उम्र तक लगभग मानसिक विकास जो है वो पूर्ण हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, ऐसा मनोविज्ञान में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है।
ये 2013 के पेपर में भी आया था, वहाँ भी हमने बताया था कि इसको कई जगह लिखा हुआ, ऐसे भी लिखा जाता है मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्ति पर आधारित मतलब मूल प्रवृत्त्यात्मक, मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर को नहीं यहाँ पे मैं कोहलर ने प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि ऑब्लिक सूझ है, अंतर्दृष्टि या सूझ कि कोहलर ने प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था? बनमानुष पर। उस बनमानुष का नाम क्या था? सुल्तान। जिन पर इनका प्रयोग सफल हुआ था उसका नाम क्या था? सुल्तान था। बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने। चूहों पर और कबूतरों पर किसने प्रयोग किया था? यह प्रयोग किया था आपका स्किनर ने। और कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था? पावलोव ने, पावलोव ने। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि जो उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति हों वो सृजनात्मक भी हों, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि जो है वो सामान्य भी हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम में खाली स्थान ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। यह कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रभाव का क्या, इसने अधिगम के जितने भी नियम हैं वो किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अधिगम के जो नियम हैं, अधिगम के नियमों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी या मुख्य नियम और दूसरे हैं गौड़ नियम या सेकेंडरी। प्राइमरी में 3 हैं। पहला तत्परता, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। यहाँ भी सेकेंडरी में भी 5 हैं, लेकिन नाम आपको 3 के ही याद रखने हैं। अगर यदि आप ये तीनों नाम याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन कर ले जाएं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मुख्य नियम है या नहीं है। तो आपको अगर ये 3 नाम याद होंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो स्मृति के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा? पुनः स्मरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तार्किक विधि ये नहीं होता है। तर्क एक अलग चीज है और स्मृति अलग चीज है। तो पुनः स्मरण करवा के देखा जा सकता है कि स्मृति अच्छी है या नहीं है, पहचान करवा के भी देखा जा सकता है और पुनः सीखने को भी कहा जा सकता है। तो तीनों तो ये स्मृति के मापन की विधियां हैं, लेकिन तार्किक विधि जो है, तार्किक विधि आपकी स्मृति मापन की विधि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है ये व्यक्तित्व मापन है, व्यक्तित्व मापन का। और TAT परीक्षण किया था किसने? मरे और मॉर्गन। एक्चुअली मुरे है, मुरे और मॉर्गन, मुरे और मॉर्गन। और यहाँ पर एक नाम दिया गया है लियोपोल्ड वेलाक, इन्होंने किया था CAT परीक्षण। CAT को बोला जाता है बाल अंतर्बोध परीक्षण। और बिने साइमन का पता है ये बुद्धि से संबंधित है। बिने साइमन बुद्धि मापन किया था इन्होंने कब? 1905 में, 1905 में। और हरमन रोशा ने कौन सा किया था? व्यक्तित्व मापन का ही IBT यानी कि स्याही धब्बा परीक्षण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस में है? बाल केंद्रित शिक्षा में। बाल केंद्रित शिक्षा आपको जहां भी ऑप्शन में दिख जाता है वही ऑप्शन 90% सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो विकास के सिद्धांत बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें से निरंतरता का सिद्धांत है, वर्गीकरण का ये वाला सिद्धांत नहीं है, समन्वय यानी कि एकीकरण का सिद्धांत भी है और व्यक्तिकता यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का भी सिद्धांत है। वर्गीकरण का सिद्धांत उसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना जो है, किसी भी पाठ को शुरुआत करने से पहले आप प्रस्तावना करते हैं। प्रस्तावना का जो उद्देश्य होता है वो आपके पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करना होता है। और रुचि उत्पन्न कब होगी? रुचि उत्पन्न करने का मतलब होता है कि आपको पाठ को सीखने के लिए बालक तैयार हो गए हैं, यानी कि तत्पर हो गए हैं। इसीलिए प्रस्तावना सोपान में कौन सा नियम होगा? तत्परता का नियम। प्रस्तावना के द्वारा आप बालकों को पाठ पढ़ने के लिए तैयार करते हैं, तत्परता का नियम। ये भी अगेन ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक ने यह मुख्य नियम में ही आता है। तत्परता, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, अभ्यास और प्रभाव। तो अगर इनमें पूछा जाए कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तो एक तत्परता का नियम है और एक प्रभाव का नियम है। ये दोनों जो नियम है ये गौड़ नियम में आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? इसका प्रथम सोपान होता है प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण के जो सोपान हैं उसमें सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण, इसके बाद दूसरा होता है विभेदीकरण, इसके बाद है पृथक्करण और सबसे लास्ट में होता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब नियम बना लेना, सामान्यीकरण। तो ये स्टेप्स हैं, इसमें पहला पूछा गया तो पहला है प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है, ये किसके द्वारा दिया गया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। अब यहाँ पर बहुत सारे नामों से ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है अधिगम का सामाजिक सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसी नियम को क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसी नियम को आप बोलते हैं अवलोकनात्मक अधिगम। प्रेक्षण करना मतलब अवलोकन करना, तो अवलोकनात्मक अधिगम भी इसी को बोलते हैं। इसके अलावा इसको बोला जाता है प्रतिरूपण का सिद्धांत भी बोला जाता है। प्रतिरूपण का सिद्धांत। तो एक और नाम है इसका निदर्शन अधिगम का सिद्धांत। निदर्शन अधिगम का सिद्धांत। इसका मेन जो अर्थ है या अभिप्राय है वो ये है कि दूसरों को देखकर सीखना, समाज के लोगों को देखकर सीखना। प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, अवलोकनात्मक, प्रतिरूपण या निदर्शन अधिगम, ये किसने दिए हैं? अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के ये अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान हैं? तो ये इसका आंसर है आगमन विधि। आपने ये पढ़ा होगा कि आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे नियम बनाए जाते हैं या सिद्धांत बनाया जाता है। तो पहले उदाहरण देना, उदाहरण देकर फिर नियम बताना, ये कहलाता है आगमन विधि। और निगमन विधि में इसका उल्टा होता है कि पहले नियम आप बताएंगे फिर उदाहरण के माध्यम से उनको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान का अर्थ होता है ध्यान। तो आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? तो अवधान या ध्यान कहाँ पर लगेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर रुचि होगी, लक्ष्य केंद्रित आप कार्य कर रहे होंगे, आपकी अभिवृत्ति या दृष्टिकोण आपका सकारात्मक होगा। तो अगर ये चीज़ें हैं तो आपका अवधान या ध्यान किसी भी कार्य में लगेगा। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? केवल शैशवावस्था का नहीं, केवल गर्भावस्था का नहीं, केवल बाल्यावस्था का नहीं, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। ये ध्यान रखना है आपको। कई जगह आप पढ़ेंगे कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, लेकिन नहीं, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण बनती है। तो 21वां जोड़ा जब गुणसूत्र अलग नहीं हो पाता है तो उसको बोलते हैं आप डाउन सिंड्रोम, या इसी को कई जगह अंग्रेजी में भी आ जाए तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। इसके अलावा जो पटाऊ सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम सेम कंडीशन जब 13वें जोड़ी गुणसूत्र में बनती है, 13वें जोड़ी गुणसूत्र में, तो इसी को आप बोलते हैं ट्राइसोमी 13। इसमें शरीर में विकृतियाँ आती हैं, कहीं सिर बड़ा हो जाता है या फिर कोई अंग एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस तरह का जो सिंड्रोम होता है वो कहलाता है पटाऊ सिंड्रोम। ये भी आपको दो याद रखने हैं, क्लीनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर जो होता है ये मेल में होता है। जब मेल में गुणसूत्रों की संख्या, देखो सामान्य अवस्था में गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्य में? 40। तो जब मनुष्य में यानी कि पुरुष में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, यानी कि उसमें कितने हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इस तरह के जो सिंड्रोम है इसको बोलते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें फीमेल में एक गुणसूत्र की कमी रह जाती है, उसमें केवल 45 गुणसूत्र ही होते हैं, उनको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। आप ये कह सकते हैं कि ये मेल किन्नर जो होते हैं उनको क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होता है और फीमेल किन्नर जो होते हैं उनको टर्नर सिंड्रोम होता है। मेल में एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए उनके पास 47 हो जाते हैं। तो ये चारों ही नाम हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आप ये चारों याद रखना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत अवस्था। तो
पूर्व परंपरागत अवस्था में इन्होंने नैतिक निर्धारण के लिए किसको जिम्मेदार माना है? पुरस्कार और दंड। जिस कार्य के लिए बालक को पुरस्कार दिया जाएगा वो उस कार्य को करेगा, और जिसके लिए दंड दिया जाएगा वो उसके लिए क्या माना जाएगा? गलत, वो उसे गलत मान लेता है। ये पहली अवस्था में होता है। तो इसमें पूछा गया बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित, तो पुरस्कार और दंड कैसे हैं? बाह्य कारक हैं। तो इसका सही आंसर है पूर्व परंपरागत अवस्था। पारंपरिक अवस्था में भी आप देख लें कि जो सामाजिक नियम हैं, सामाजिक नियम, तो सामाजिक नियमों के हिसाब से चाहे आप कह सकते हैं कि जो मान्यताएं हैं कि सत्य बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना पाप है, दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये जो आदर्श वाक्य हैं उनके अनुसार चलता है बालक कौन सी अवस्था में? पारंपरिक अवस्था में। और पश्चात पारंपरिक अवस्था यानी कि उत्तर पारंपरिक अवस्था में बालक सही और गलत का निर्णय जो है वो अपने तर्क के अनुसार करता है, अपनी परिस्थिति और तर्क के अनुसार करता है। ऐसा किसने बताया है? कोहलबर्ग ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु शुक्राणु। पहले मेल और फीमेल के जो जनन कोशिकाएं हैं वो मिलती हैं, निषेचन के द्वारा युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज के द्वारा क्या बनता है? ब्लास्टोसिस, और फिर गर्भ का निर्माण होता है, फिर गर्भ का निर्माण होता है। ठीक, तो अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज और फिर ब्लास्टोसिस। अगला क्वेश्चन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? पिछले ही पेपर में हमने बताया था, ये युंग के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। युंग को आधुनिक व्यक्तित्व वर्गीकरण का जनक बोला जाता है। यह पूछा जाए कि आधुनिक व्यक्तित्व वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? वो युंग के द्वारा किया गया है। तो इसी के साथ ये 2016 का फरवरी का जो पेपर है, 2016 में एक्चुअली में 2 बार यूपी टेट का पेपर हुआ था, तो ये फरवरी का पेपर सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम दिसंबर वाला पेपर भी सॉल्व करेंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।